दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए आरएसएस पे बैन लगाता हूँ 1966 से। वो आरएसएस जिसमें कांग्रेस ने आरएसएस से मदद मांगी, देश के जिस समय संकट हुआ देश से मदद मांगी। नेहरू जी ने मांगी, इंदिरा जी ने मांगी, राजीव गांधी ने मांगी, सभी ने मांगी। उसी आरएसएस को पे इंदिरा गांधी ने 1966 में बैन लगा दिया था। अब वो बैंड हटाया गया। बैन उसी आरएसएस में बैन लगा दिया था, अब वो बैन हटा है। और आपको बता दें वो बैन हटने के बहुत पहले हट जाना चाहिए। बाबू जगजीवन राम ने जिस समय इंदिरा गांधी के उसमें थे तब उन्होंने कहा था कि ये बैन नहीं लगाना चाहिए। दूसरी, जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है, आरएसएस की देशभक्ति पर कोई भी कमेंट्स नहीं किया जा सकता, उनकी देशभक्ति पे कोई भी शक नहीं। ये बाबू जगजीवन राम का कहना था जब कांग्रेस में थे। अब आप देखिए अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। 58 साल पहले 1966 में जारी किया गया असंवैधानिक आदेश जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आइए, असंवैधानिक ये आदेश था। अगर संवैधानिक आदेश था तो इंटक पे भी बैन लगना चाहिए था। इंटक पे बैन लगना चाहिए। तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं या ऐसे भ्रष्ट रहे हैं, उनके ऊपर भी बैन लगना चाहिए था। कांग्रेस के भी हाथ कई जगह सने रहे। 1984 में जो कत्लेआम हुआ था उसके लिए भी कांग्रेस पे बैन लगना चाहिए था। खुलेआम सिखों को मारा था, खुलेआम हत्याएं की थी। सिर्फ कांग्रेसी नेताओं में, हम नहीं कह रहे, हजारों रिपोर्टें हैं जो एफआईआर हुई हैं, वो चीज़ संवैधानिक थी, वो नहीं हुआ। असंवैधानिक ढंग से प्रतिबंध लगाया गया। मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। मूल आदेश के पहले पारित नहीं किया जाना चाहिए था। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 को संसद में गौ हत्या के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरएसएस जनसंघ ने लाखों लोगों का समर्थन जुटाया था। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से हिलकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं आपको बता दूं, 7 नवंबर 1966 को लगाया था। पार्लियामेंट में 1966 में पार्लियामेंट के पास स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों लोगों पे गोलियां चलाई गई थी। लोगों का ये कहना है हजारों लोग मरे थे, मैं काफ़ी लोग मरे थे, ये कटु सच है। सरकार ने कम लोग दिखाए थे। उस समय इतना बड़ा आक्रोश हुआ था, गोवध आंदोलन चल रहा था। विनोबा भावे थे और श्री करपात्री जी महाराज थे, इन लोगों ने मूवमेंट किया था। उसमें आपको बताना है, एक श्राप दिया था करपात्री जी ने इंदिरा जी के लिए कि गोपाष्टमी के दिन जितने संत मारे गए तो आपके परिवार में भी गोपाष्टमी पे हानि होगी। दुर्भाग्य ये है कि मरहूम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, तमाम लोग गोपाष्टमी में दुखंत मृत्यु हुई उनकी। ये करपात्री जी का था श्राप। इसके बाद इंदिरा जी ने वो जो श्राप दिया था, करपात्री जी ने गुस्सा करके आरएसएस पे बैन लगा दिया। इसके अलावा आपको बता दें, आरएसएस पे 1947-48 पे लगाया गया बैंड, जिस समय महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नेहरू जी के इशारे पे लगाया गया था। सरदार पटेल ने बाकायदे कहा कि इस समय देश को ज़रूरत है। जिस समय कबायलियों से मुकाबला कश्मीर में करना था उस समय आरएसएस ने साथ दिया, इसलिए बैंड हटाया गया। सन 67 में भी इसीलिए हटाया गया कि आरएसएस पे जब इन्होंने बैंड नहीं हटाया तो 1967 में कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 राज्यों में चली गई। जब आरएसएस पे बैंड लगा तो आरएसएस जबरदस्त रूप में उभरी है पूरे दुनिया के रिकॉर्ड में।
अब जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ये आरएसएस से बैंड हटाया है, देखिए साफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें साफ है, द अफोरसेड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिव्यूड एंड ही हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिमूव द मेंशन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस फ्रॉम द इम्पंग्ड ओम्स डेटेड 30/11/1966 टू 25/7/1970 एंड 28/10/1980 दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। ये लेटर जो है कंपिटेंट अथॉरिटी की ओर से लिखा गया, विमल साहब ने साइन किया, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको ये भी बतला दें कि आरएसएस पे जो बैन लगाया गया वो 48 पे लगाया गया, 30 नवंबर 1968 को लगाया गया, फिर 25/7/1970 को लगाया गया और फिर 28/10/1980 को लगाया गया। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें नहीं दी गई है, सन 1975 में भी 25 दिसंबर 1975 में वो कोड नहीं, आरएसएस पे बैन लगाया गया। जब आरएसएस पे बैन लगाया गया तो आरएसएस इतनी स्ट्रांग बन के जीती है कि पूछिए। अब आपको ये भी बता दें 1970 में जब बैन लगाया उस समय, और 1971 की आपको बात बताना है, 1971 को खुद आप समझ लिए इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट की थी भारत को बचाने के लिए आरएसएस पे। और दूसरी आपको बात बतलाना हूँ, आप ये देखिए, ये हेडगेवार जी का स्मारक समिति है नागपुर में, आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, ये आरएसएस की शाखाएं हैं। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई भी देशद्रोही व्यक्ति आरएसएस में रहा हो, किसी ने भी देश के खिलाफ बोला हो। कांग्रेस में तमाम लीडर ऐसे रहे, कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद पार्लियामेंट में बोलते थे कि जो अक्साई चीन और चीन तिब्बत वगैरह यहाँ कुछ उगता नहीं, ये तो ऊसर है, इससे क्या मतलब, खुद उन्होंने बताया था। ये नेहरू जी ने बताया था, नेहरू जी ने तस्तरी में भारत की सरहद उनको दे दी थी। कांग्रेस में तमाम डिस्प्यूटेड लीडर हैं जिन्होंने खुल के पाकिस्तानी का मदद की। आपको बताना है कि कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर जो केरल से जीत करके आता है वो हमेशा पाकिस्तान की पैरोकारी खुल कर के करता रहा, खुल कर के करता रहा, तमाम लोग ऐसे। मगर आज तक आरएसएस में, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही थी, ये बात बाबू जगजीवन राम ने कही थी, ये यशवंतराव बलवंतराव चौहान ने कही थी, ये केसी पंत ने कही थी, कांग्रेस के तमाम लीडरों ने कहा था आरएसएस के देशभक्ति पे कोई शक नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आपको बता दें आरएसएस की जो स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया था। उसके बाद संघ संचालक जो हुए वो श्री गुरु गोलवलकर जी हुए, और उसके बाद तमाम लोग हुए, बाला साहब देवरस जी हुए, सुदर्शन जी हुए, लज्जू भैया हुए, शेषाद्रि जी हुए और भागवत जी हुए। तो भागवत जी के समय बहुत कुछ चेंजिंग भी हुई, ड्रेस में चेंजिंग हुई, तमाम चेंजिंग हुई। वहीं पे आपको बतला रहे हैं कि ये हिम्मत जो हुई है और कि आरएसएस पे लगा हुआ बैंड हटाने की, ये हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रयास किया और आरएसएस का बैंड हटा। आपको बतलाना है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आरएसएस की शाखा में नहीं जाता था, उसकी नौकरी चली जाती थी। कांग्रेस का वर्कर इंटक का चेयरमैन होता था, इंटक का नेता होता था, उसी मिल को बंद कराता था, उसी मिल में जम के दलाली के आरोप कांग्रेस के इंटक के नेताओं पे खुलेआम लगते थे। खुलेआम कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह नेतागिरी करता था, उसके ऊपर बैन नहीं था। आपको बताना है कि मोदी पे इसी बात पे बैन लगाया गया था। मोदी ने कहा था मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था, है और रहूँगा। इंग्लैंड और अमेरिका में बैन लगाया गया था। जब ये प्रधानमंत्री बने हैं तब बैन हटाया गया। यूनियन जैक के उस पर मोदी को जाने के लिए मनाही थी। ये वोट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे किया गया, मगर मोदी ने अपने भगवा झंडे से समझौता नहीं किया। यूनियन जैक को झुकना पड़ा। योगी का भगवा झंडा जो था वो ऊंचा रहा।
अब आपको बतलाना है क्या आरएसएस पे क्यों बैन लगाया था। इंदिरा गांधी ने 71 पे अटल बिहारी वाजपेयी को रात को फ़ोन किया ग्वालियर पे, ये देखिए ग्वालियर का किला है, और उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा जी बोल रही हूँ। तो अटल जी एकदम से चौंके कि आप, तो उनको लगा कि आप वास्तव, बोले हाँ, बोले मुझे आपसे तुरंत मिलना है। तो बोले इस समय हम इतनी जल्दी ग्वालियर से दिल्ली आ नहीं सकते, हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताना, सुबह उनके यहाँ वाहन पहुँच गया, उनको प्लेन से लाया गया। प्लेन से जब लाया गया अटल जी को, इंदिरा जी ने कहा कि कई समय बांग्लादेश की पोजीशन है, मुझे समर्थन चाहिए आरएसएस का, संघ का। तब उन्होंने कहा कि आप बात कर लीजिए। बोले नहीं, मैं चाहता हूं आप बात कर लें। उन्होंने बात की। उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूं, बांग्लादेश में आरएसएस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी के सहमत में मुक्त वाहिनी के रूप में बांग्लादेश गए, जिसमें आपको बता रहे हैं रविन्द्र त्रिपाठी, जो दीनदयाल शोध संस्थान, दीनदयाल के कई उन्होंने शिक्षा पे काम किया, और ख़ास तौर से एक कृष्ण स्वरूप पांडे, ये लोग बाकायदे इनके साथ बांग्लादेश में मुक्त वाहिनी के रूप में पहले पहुंच गए। जब भारतीय सेना गई तो वो लोग वहाँ के बंगाली मुस्लिम के साथ घुल मिल गए थे, इन्होंने सहयोग किया। ये आरएसएस का योगदान रहा। इस बात को इंदिरा जी भी जानती थी। 65 में जिस समय पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आरएसएस को कॉल किया था, और आरएसएस ने सारी व्यवस्था, रोड ट्रांसपोर्ट, ब्लड देने की, हर तरह की मदद आरएसएस ने की। ये रिकॉर्ड है। अब आपको वहीं बतलाना है, एक जयराम रमेश हैं, उनको भी बैठे बैठे ये हुआ कि रोटी सेक लो और अपने नंबर बढ़ा लो। उन्होंने क्या कहा है, 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू गैर जैविक प्रधानमंत्री, गैर जैविक प्रधानमंत्री, मोदी को कहना है गैर जैविक प्रधानमंत्री, इन्हें नहीं कहना चाहिए। अगर एनडी तिवारी के लिए बात कह दी जाए, उनके लड़के के लिए, क्या जवाब देंगे? कांग्रेसी थे, क्या जवाब देंगे? अगर कोई पूछ दे मोतीलाल जी के बाबा का क्या नाम था, क्या जवाब देंगे? ये सब चीज़ें राजनीति में अच्छा नहीं लगता है। इलाहाबाद में फिनाक गोरखपुरी से डरते थे लोग, डरते थे, नेहरू जी डरते थे। इसलिए किसी को, हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को गैर जैविक कहना, अगर इनके किसी लीडर को कह दिया जाए, कितनी गलत बात है। गैर जैविक प्रधानमंत्री, आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आ गई। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, जो श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री होने के दौरान भी लागू था। रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि नौकरशाही अब पेंटी में भी आ सकती। पेंटी मतलब पैंट में आ गई। देखिए क्या शब्द यूज हो रहे हैं, आ गई है कि नौकरशाही अब पेंटी में आ सकती है। उनका इशारा खाकी शॉर्ट्स वाली आरएसएस की वर्दी की ओर था, जिसे 2016 में भूरे रंग की पतलून में बदल दिया गया था। गोवा में गुणनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था। भारत की एक टॉप लीडर कैसे कपड़े पहने थी, इंडिया के मीडिया ने नहीं डाला था, ब्लिट्ज ने डाला था। तो पैंटी तक उतरना क्या ये शोभा देता है? पैंटी तक उतरना क्या ये शोभा देता? एक जयराम रमेश जैसा आदमी किसी प्रधानमंत्री को गैर जैविक कह रहा। तुम भाजपा को कहो, आरएसएस को कहो, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, एक इंटरनेशनल। अपने यहाँ का देखिए, पैंटी पे फोटोआँ थी, छपी थी इंटरनेशनल लेवल, मगर भारत के किसी समाचार पत्र ने नहीं छापा था। तो इस तरह की बात करना जयराम रमेश को शायद शोभा नहीं देता है। और आरएसएस का जो बैंड हटा, अगर कोई उनके खिलाफ सबूत है तो जयराम रमेश को देना चाहिए, जयराम रमेश को देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।